हेलो एवरीवन, आज हम यूनिट 1 का पढ़ेंगे, थर्ड सब यूनिट द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 टू 1840। पहले देखो एज ऑफ रिवोल्यूशंस दिया है, ठीक है। एज ऑफ रिवोल्यूशंस, वाई एज ऑफ रिवोल्यूशंस? क्योंकि इसी टाइम में क्या हुआ, बहुत सारे रिवोल्यूशंस देखने को मिले बिटवीन द टाइम पीरियड 1830 टू 1848। सो इसे एज ऑफ रिवोल्यूशन कहा गया है। क्या करेंगे, पहले क्या क्या रिवोल्यूशंस हुए हैं उसे अच्छे से देखेंगे और स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास अगर हम रिलेट करते हैं तो कंजर्वेटिव रूल फिर से पावर में आया था। लाइक लास्ट पार्ट हमने देखा था ट्रीटी ऑफ वियना में कंजर्वेटिव रूल, जो मोनार्कियल रूल फिर से रिस्टोर किया गया था। तो उस टाइम में जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी, लाइक कमर्शियल मिडिल क्लास फैमिलीज, एजुकेटेड मिडिल क्लास इलाइट्स, ये जो थे ये मोस्टली लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो क्या चाहते थे कि ये जो मोनार्कियल रूल और द किंग रूल से इसे उठा के फेंक। तो पहले रिवोल्यूशन की बात करते हैं। पहला रिवोल्यूशन कब हुआ था? फ्रांस में हुआ था 1830 में। इस रिवोल्यूशन क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जुलाई रिवोल्यूशन, क्योंकि जुलाई के महीने में हुआ था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जुलाई रिवोल्यूशन। सो इस रिवोल्यूशन में क्या हुआ, तो बर्बन जो डायनास्टी रिस्टोर हुआ था उसे निकाल के फेंक दिया, जो 1815 में रिस्टोर किया गया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो लिबरल रिवोल्यूशनरिस्ट थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले आए, और जो लुइस फिलिप थे उन्हें हेड बना दिया। और एक चीज़ मेटरनिच, ओके, ये याद रखना 1 मार्क के लिए। सो इसका नाम था ड्यूक मेटरनिच। कहा था एक स्टेटमेंट, व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। इसका मतलब क्या है? फ्रांस छींकता भी है तो पूरी यूरोप को सर्दी लग जाती है। कैसे? मतलब इसका मतलब ये है कि फ्रांस में कुछ छोटा सा भी इंसिडेंट हो तो उसका इम्पैक्ट सारे यूरोप में रहता है, राइट। देखो ये तो जुलाई रिवोल्यूशन हमारा ख़त्म हुआ। तो जुलाई रिवोल्यूशन हुआ कहाँ पे? फ्रांस में। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ा? नेक्स्ट हम देखते हैं बेल्जियम रिवोल्यूशन। सी, जस्ट 2 लाइन दिया है, ये भी एक रिवोल्यूशन है। रिवोल्यूशन कहाँ पे होता है? देखो बेल्जियम पहले एक नेशन स्टेट नहीं था, वो क्या था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड के कंट्रोल में था। जैसे फ्रांस का देखा देखी, वहाँ पे भी क्या हुआ, रिवोल्ट हो गया और वो वहाँ से फ्री हो गया, सेम 1830 में ही। ये हो गया दूसरा रिवोल्यूशन। उसके बाद क्या हुआ? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो पहले क्या था, ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, मतलब देश के लिए नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी, लोगों में स्पार्कल करने लगी। क्यों? देखो पूछता है कई बार, ग्रीस एज ए क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, बहुत सारे आर्टिस्ट, पोएट्स, ये सब क्या ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन कल्चर का क्रेडल मीन्स ओरिजिन मानते हैं। दे हैव सिंपैथी फॉर द ग्रीक कल्चर। तो लोग क्या चाहते थे? उसे रिवाइव करना। इसी चीज़ के लिए बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे, जो कि ग्रीस के बाहर भी रहते थे इन एग्जाइल, दे ऑल्सो स्टार्ट एक्टिंग। तो बहुत सारा जो सपोर्ट मिला, जैसे ग्रीस के जो लोगों से, यूरोपियंस, अलग अलग जो कंट्रीज थे उनकी मदद, और पोएट और आर्टिशियंस जिन्होंने कि नेशनलिस्ट फीलिंग फैलाने में मदद की, इन सब की सपोर्ट की वजह से ये मुस्लिम एम्पायर, जो ऑटोमन एम्पायर था, वहाँ से निकल पाया। इन सब में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था लॉर्ड बायरन, जो एक इंग्लिश पोएट थे, फिर भी वो ग्रीस को रिवाइव करना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने फंड ऑर्गेनाइज किए और वार लड़ने भी गए, लेकिन दुख की बात है वार में मर गए फीवर की वजह से। गोली खा के मरते तो अलग चीज़ थी, लेकिन फीवर की वजह से। बट हिज कंट्रीब्यूशन इज अ लॉट, ओके। सो फाइनली ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिला कब? 1832 अंडर द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। सो ये इंपॉर्टेंट है, कौन से ट्रीटी के अंडर मिला? अंडर द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। देन हम देखते हैं रोमांटिज्म। रोमांटिज्म क्या है? जो नेशनलिज्म की फीलिंग फैलाता है। कई बार पूछ लेता है कि रोमांटिज्म क्या है। असल नेशनलिज्म जो फीलिंग है देश के प्रति, नेशनलिज्म जो फीलिंग है, ये बेसिकली
किस किस वजह से आता है? वार की वजह से, एक कॉमन कल्चर की वजह से, एक लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, टेरिटोरियल एक्सपांसन। रोमांटिक इमेजिनेशन से हम क्या कहते हैं? रोमांटिज्म कहते हैं। क्या क्या पढ़े हम लोग? वार, कल्चर की वजह से, लैंग्वेज की वजह से, ये लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज की वजह से और टेरिटोरियल एक्सपांसन की वजह से। सो इन सब में इम्पोर्टेंट रोल रहता है कल्चर, जो क्रिएट करता है आइडिया ऑफ नेशन, कैसे लोग अपना फील एक्सप्रेस करते हैं देश के प्रति, राष्ट्रवाद। सो रोमांटिज्म क्या है? एक कल्चरल मूवमेंट जो कि नेशनल सेंटिमेंट पैदा करता है। सो रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स criticize the glorification and the reason mostly focus on the emotions, institution and mystical feelings। लोगों में जो फीलिंग्स पैदा होती है अपने देश के लिए, देखो ये सारी चीज़ें कैसे आती है? आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूज़िक, जिससे कि हम अपने जो देश के प्रति प्रेम को एक्सप्रेस करते हैं। भारत माता की जय अगर बोलते हैं तो वी आर एक्सप्रेसिंग और फीलिंग फॉर द नेशन। या फिर अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान वार चल रहा था, सो वी आर स्पीकिंग समथिंग, वी आर प्रेजिंग और एक्सप्रेसिंग भारत माता की जय। इट हैव ए सेंस ऑफ द नेशनल फीलिंग। सो देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, सी पिक्चर कई बार पूछता है, द मास्करेड एट केओस। ये जो पिक्चर है ये एक फ्रेंच रोमांटिक पेंटर ने बनाया है जिसका नाम था डेलाक्रॉक्स। तो ये एक इंसिडेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या हुआ था कि 20,000 ग्रीक्स वर किल्ड बाय टर्क्स इन द आइलैंड ऑफ कियोस। तो उसी चीज़ को एक्सप्रेस किया है इस पिक्चर्स में, जैसे कि हाउ चिल्ड्रन सी दिस पीपल आर सफरिंग, इन पर अटैक किया गया। इट्स अ स्पेक्टेटर उस सीन को डिस्क्राइब करते हैं, हाउ द पीपल आर सफरिंग एट दैट टाइम इन द आइलैंड। रोमांटिज्म या फिर रोमांटिक्स में जर्मन फिलोसोफर जॉन गटरफ्रीड हर्डर, इनका एक रोल है। ही क्लेम दैट द ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द पीपल। ओरिजिनल जर्मन कल्चर कहाँ पे देखने को मिलेगा? कॉमन पीपल में देखने को मिलेगा। कैसे? थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री एंड फोक, लोकगीत, लोक कथा, इन सब चीज़ों में हमें ओरिजिनलिटी देखने को मिलेगी। एक्चुअल जर्मन कल्चर क्या है, द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, या फिर उसे क्या कहते हैं? वॉल्केस्ट। ये चीज़ पॉपुलराइज किया गया। किसने किया था? गॉटफ्राइड। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लोकल लोक गीत हैं, इन सबको क्या अलग अलग जगह पे प्रदर्शित किया जाएगा, या फिर लोग एक्सप्रेस करेंगे, जानेंगे खुद के कल्चर को, तो इससे लोगों के अंदर अपने देश के प्रति फीलिंग आएगी। इन द 18th century, लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। लैंग्वेज भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को जगाने के लिए। कैसे? देखते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है बुक में। सो देखो एग्जाम्पल दिया, हाउ in case of Poland, which has been partitioned at the end of the 18th century। तो 18th century में क्या हुआ था? रशिया, ऑस्ट्रिया, इन सब लोगों ने कैप्चर कर लिया था। रशिया ने क्या किया था? पोलैंड को अपने कब्जे में ले लिया था। तो वहाँ पे देखो लैंग्वेज कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टू डेवलप नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। तो रशिया ने जब कैप्चर किया, उन्होंने क्या किया? पॉलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ द स्कूल्स, हटा दिया। और क्या किया गया? ज़बरदस्ती रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया गया, फोर्सफुली, नहीं तुम्हें रशियन ही पढ़ना पड़ेगा। 1831 एंड आर्म रेबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टेक प्लेस, विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड, क्योंकि रशियन आर्मी बहुत ही पावरफुल है। तो उस टाइम में लैंग्वेज को एज ए वेपन यूज़ किया। तो बहुत सारे मेंबर्स जो थे क्लर्जी, जो पोलैंड में थे, दे बिगन टू यूज़ द लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। क्यों? देखो पोलिश लैंग्वेज सिर्फ इन्हें ही समझ में आएगी ना, रशियंस को थोड़ी ना समझ में आएगी। सो पोलिश लैंग्वेज वॉज यूज फॉर द चर्च गैदरिंग
and all religious instruction. As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia. वहाँ पे बनने के लिए छोड़ दिया गया, ठीक है, by the Russian authorities, because they refused to preach in Russian. पॉलिश लैंग्वेज में ही सारे रिलीजियस चीज़ें प्रीच करते थे. The use of police came to be seen as a symbol of struggle against the Russian dominance. So the यहाँ पे देखो इस एग्जाम्पल में how the police people fought for the identity, because देखो किसी का लैंग्वेज ही नहीं होता है तो उसका कल्चर, आइडेंटिटी सब कुछ खो जाता है. जैसे बोलना तो नहीं चाहिए. अभी देखो जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अप्रोच करें तो हमारे कल्चर और आइडेंटिटी धीरे धीरे खोती जा रही. वी आर नॉट प्रेजिंग आवर ओन लैंग्वेज. हम क्योंकि हमें तो अच्छे से ओडिया भी पढ़ना नहीं आता, ओडिया हो या फिर किसी भी लोकल लैंग्वेज हो, क्योंकि हमारे लोकल लैंग्वेज से ज़्यादा हमें दूसरे लैंग्वेज को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है. नो डाउट इट इज़ नीडेड, बट वी शुड ऑल्सो प्रेज आवर लोकल लैंग्वेज. सब में एक इंसान था कैरोल कुरपिंस्की, जिन्होंने सेलिब्रेट किया था नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज, जैसे कि ओपेरास, म्यूज़िक, टर्निंग फोक डांसेस इनटू द पोलोनाइज, माजूका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल. देश के प्रति फीलिंग्स लाने के लिए जो हाउ फ्रीडम फाइटर्स फाइट, तो उनके जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसे ओपेरा या फिर मान लो नाटक के हिसाब से दिखाया जाता था ताकि लोगों में भी वो फीलिंग आए. हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट. ड्यूरिंग 1830 उस टाइम में क्या हुआ? इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप. इकोनॉमिक हार्डशिप का कारण क्या है? पहला कारण राइज इन पॉपुलेशन, दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरी चीज़ क्या है? देखो पॉपुलेशन बढ़ा, काम नहीं मिल रहा है, फिर भी क्या है, जो रूरल पीपल हैं वो क्या कर रहे हैं? माइग्रेट कर रहे हैं. कहाँ पे? शहर में. अगर शहर में जाएंगे तो वहाँ पे काम नहीं, कुछ नहीं, तो क्या करेंगे? कहाँ पे रहेंगे? स्लम्स, झुग्गी झोपड़ी. इसके साथ क्या हुआ? जैसे रूरल से ज़्यादा लोग माइग्रेट करने लगे, उस साल क्या हुआ? फसल खराब हो गई, प्रॉब्लम फेस करना पड़ा. देयर वर सीकर्स, देखो सीकर्स ऑफ जॉब देन द एम्प्लॉयमेंट, मतलब जॉब कम है लेकिन जॉब जिन लोगों को चाहिए, एम्प्लॉय ज़्यादा है, जॉब कम है. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, रूरल एरियाज पीपल माइग्रेट टू द ओवर क्राउडेड स्लम्स. तो धीरे धीरे स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन्स और ऑफन फेस स्टीप कंपटीशन, क्योंकि मशीन्स आ गई, चीप मशीन्स, चीज़ें सस्ती बनती थी, तो जो छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज है वो धीरे धीरे बंद हो गई. टेक्सटाइल प्रोडक्शन विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्क्स, ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो गया. और वहाँ पे पीजेंट स्ट्रगल कर रहे थे अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस. तो वहाँ पे फूड की कीमत बढ़ी क्योंकि ख़राब होगा. तो देखो कोई भी चीज़ अगर सप्लाई कम है तो डिमांड, सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा ही. सो इन 1848 पेरिस में लोग सड़क पे उतर आए. बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली. तो हमने पढ़ा था लुइस फिलिप कौन था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, लीडर बना था उस टाइम पे. देखो जब देश में प्रॉब्लम आती है देश के नेता भाग जाते हैं. नहीं, देखो ये सिमिलर इंसिडेंट हुआ था श्रीलंका में. श्रीलंका में क्या हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस हुआ था. उस टाइम में उसके जो प्रेसिडेंट थे वो भाग गए थे. जैसे लुइस फिलिप, एक मान लो हम क्या नाम दे देते, एक भगोड़ा था, भाग गया था मेन टाइम में. तो जैसे ये भाग गया, सो नेशनल, देखो अगर लीडर नहीं है तो लीडर चुनना पड़ेगा ना, लीडर कैसे बनाएंगे? तो फिर से उन्होंने अपनी नेशनल असेंबली बनाई फ्रांस में. पहली चीज़, सारे एडल्ट मेल को जो 21 साल से ज़्यादा है उन्हें वोटिंग राइट्स दे दिया. नेक्स्ट चीज़ क्या किया? गारंटेड द राइट टू वर्क, और नेशनल वर्कशॉप बनाए जाने लगे ताकि ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे. ठीक है, अभी देखते हैं लास्ट रिवोल्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? सिलेसिया रिवोल्ट, जो हुआ था
सॉरी 45 में, 1845 में। रिवॉल्ट किन के बीच में था? देखो ये रिवॉल्ट दो लोगों के बीच में था। पहले थे वीवर्स, दूसरे थे कॉन्ट्रैक्टर्स। ये जो पूरा किस्सा यहाँ पे दिया है, इसे एक जर्नलिस्ट विलियम वुल्फ ने डिस्क्राइब किया था। सिलेसियन विलेज, ये एक विलेज था जहाँ पे कि लगभग 18,000 लोग रहते थे, जो कि अपना कॉटन वीविंग करते थे, ये उनका काम ही था। देखो पुराने टाइम में यूजुअली क्या होता था, लोगों जो आर्टिसंस होते हैं उनके विलेजेस रहते थे, वो लोग एक ही जगह पे रहते थे। जैसे कारपेंटर्स होते थे तो कारपेंटर का एक विलेज रहता था, ब्राह्मण्स उन लोगों का एक विलेज रहता था। ऐसे अलग अलग विलेजेस रहते थे पुराने टाइम में, जो जिस टाइप के प्रोफेशन में। तो क्या हुआ इंसिडेंट, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्हें क्या कहते थे, रॉ मटेरियल देते थे, ऑर्डर देते थे, और जब टेक्सटाइल बन जाता था तो उन्हें पेमेंट देते थे। बट अचानक से उन्होंने क्या किया, ऑर्डर भी दिया, सामान भी दिया, लेकिन जो पेमेंट था उसे कम करने लगे। मिजरी ऑफ द वर्कर इज एक्सट्रीम, क्यों, उन्हें काम चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर इसका एडवांटेज लेते थे, फ़ायदा उठाते थे और प्राइस कम देते थे गुड्स का। सो इससे तंग आकर क्या हुआ, ऑन 4 जून at 2 p.m. large crowd of weavers emerged from their home and marched in pairs up to the mansion of the contractor. क्यों गए? For demanding higher wages. उसके बाद जब उन्होंने नहीं सुना, थ्रेटन किया, तो लोग ज़बरदस्ती उसके घर में घुस गए, उसके विंडोज़ थोड़े, फर्नीचर, जिसे जो भी मिला सब प्लंडर्ड, मतलब लूट के ले आए। जो कपड़ा उन्होंने लिया था, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर ने लिया था इन लोगों से, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो कॉन्ट्रैक्टर अपनी जान बचाकर भागा, किसे, नेबरिंग विलेजेस आसपास होगा तो वहाँ पे भागा। तो उन्होंने मना कर दिया, हम ऐसे इंसान को तो कभी नहीं रखेंगे, प्रोटेक्शन नहीं देंगे, निकल जाओ। तो उसके बाद 24 घंटे बाद ये आर्मी का हेल्प लेता है और आर्मी की मदद से ये वापस आता है, और 11 जो वीवर्स थे उस इंसिडेंट में मर जाते हैं। भी कितने रिवोल्ट हमने देखे। सो पहला हमने देखा जुलाई रिवोल्यूशन, बेल्जियम रिवोल्यूशन, देन ग्रीक रिवोल्यूशन, ग्रीक वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। देन हमने देखा यहाँ पे सिलेसिया रिवोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। देखो लिबरल्स जो मोस्टली की मिडिल क्लास पीपल थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल। 48 फ्रांस had brought the abdication of monarch and यूनिवर्सल मैरिड एडल्ट सफ्रेज लाया था फ्रांस। तो उस टाइम में इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। सो जो मैन एंड वुमेन थे लिबरल मिडिल क्लास के, दे डिमांड वाज, देखो क्या क्या डिमांड थे, ये एग्ज़ाम में पूछते हैं, अच्छे से याद रख लो। पहला डिमांड क्या था, क्रिएशन ऑफ ए नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। उसमें क्या क्या चाहिए इन्हें, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए। ये 3 चीज़ें इन्हें चाहिए थी। फ्रांस का तो हो गया 1848 में। ये देखिए जो जर्मन रीजन्स थे, बहुत नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन जो मिडिल क्लास मेंबर थे, जैसे कि प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, ये सब लोग जो थे, ये सब साथ जुड़ गए और कहाँ गए, फ्रैंकफर्ट, एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। ये नेशनल असेंबली बनाना चाहते थे और वहाँ पे ये सब जो डिमांड्स हैं वो लोग ये सब लाना चाहते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, 18 में 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को लेके गए प्रोसेसन के साथ। कहाँ पे गए, टू द प्लेस ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। एक्चुअली क्या है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, क्या है, ये एक चर्च है, सेंट पॉल चर्च था, जिसे कि कन्वर्ट कर दिया गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो वहाँ पे उन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और एक मोनार्की को हेड ऑफ द पार्लियामेंट बनाया, किंग को हेडेड बाय द मोनार्की। तो इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया तो ये लोग कहाँ पे गए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में थोड़ी सी गलती हो गई। क्या गलती हो गई, इन्होंने पीजेंट्स, आर्टिसियंस, वर्कर, इन सब के डिमांड्स को
अच्छे से इंक्लूड नहीं किया। अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये लोग सपोर्ट क्यों करेंगे, तो इसलिए इनका जो सपोर्ट धीरे धीरे कम होने लगा। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और चले गए किसके पास, फेडरिक विलियम IV, जो कि प्रूसिया का उस टाइम में किंग था, उसके पास चले गए कि बोले कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। तो उसने कहा गेट आउट। कोई राजा कभी भी डेमोक्रेटिक चीज़ें करने की कोशिश क्यों करेगा, क्योंकि उसका ही पावर कम हो रहा है। सो ही रिजेक्टेड and joined the monarch on the oppose of the elected assembly. Parliament was dominated by the middle class. तो देखो वही बता रहा था, डिमांड ऑफ वर्कर इसलिए धीरे धीरे कम हो गया। और मिलिट्री अपोजिशन इन सब ने क्या किया, फिर ये जो असेंबली बना था इसे डिसबैंड कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। यहाँ पे पिक्चर दिया है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो चर्च था उसे ही कन्वर्ट किया गया। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज कंट्रोवर्शियल, वन विथ लिबरल मूवमेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स। तो वुमेन का भी कंट्रीब्यूशन है, तो उन्होंने खुद का पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया, खुद के न्यूज़पेपर एंड टेकन पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग्स। ये सब करने के बाद भी उन्हें राइट्स नहीं दिया गया। यहाँ पे देखो, ये पिक्चर भी पूछता है एग्ज़ाम में। यहाँ पे जो है 831 मेंबर्स हैं और वुमेन्स को ऊपर रख दिया गया है गैलरी में, वो दर्शक है सिर्फ, उन्हें पार्टिसिपेट करने का हक नहीं है। देखो, वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स इन द विजिटर्स गैलरी। ऑल्दो क्या हुआ कि मोनार्क ने फेल कर दिया, सप्रेस कर दिया लिबरल्स को, मोनार्क ने लिबरल्स को सप्रेस कर दिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जो रिवॉल्यूशन का साइकिल है दौड़ने का, ये ख़त्म नहीं होगा जब तक कि हम इन्हें कंसेशंस ना दें टू द लिबरल नेशनलिस्ट और रिवॉल्यूशनिस्ट। तो इसीलिए उन्होंने क्या कंसेशन दिया, देखो कंसेशंस याद रखो। 1848 में उन्होंने कुछ कंसेशन दिया। क्या कंसेशन दिया देख लो। पहला कंसेशन, सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर वाज एबोलिश्ड, दास प्रथा था उसे ख़त्म कर दिया। दूसरी चीज़ क्या है, हाब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी, हाब्सबर्ग के जो रूलर्स थे उन्हें ज़्यादा ऑटोनॉमी मिली। दो कंसेशन या फिर ये दो चेंजेस लेके आए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ये बहुत ही मज़ेदार पार्ट है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।